और भिखारियों की श्रेणी में तो सब आ जाएंगे। अगर उस हिसाब से बात करोगे तो लाडली बहनाओं तक जो है पैसे ले रही हैं, ये सब भिखारियों में आ जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये प्रहलाद पटेल जी के खुद के विचार हो सकते हैं, भाजपा की विचारधारा तो नहीं हो सकती। कि ऑटो रिक्शा वाले चौराहे पे जो है वो यातायात संभालेंगे। दूसरों को ज्ञान तभी देना चाहिए जब खुद उस पर अपन अमल करते हो। पर आपको आश्चर्य होगा कि शहर में 90% भाजपा नेताओं सहित कई बड़े नेताओं की गाड़ियों में हूटर बज रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात है, नगर निगम की पीली गाड़ियां होटल बजाती हुई घूमती है, उन्हें कौन रोकेगा? हल्ला गाड़ी का गाना हो हल्ला होता है, पर जब गाड़ी का ड्राइवर अकेला उस गाड़ी को कहीं लेके जाता है तब वो शहर से ऐसे निकलता है शान से हूटर बजाते हुए कि उसे रास्ता देना पड़ता है लोगों को। तो बताता है कि ऐसा नहीं, उनकी कदर है, हमारी भी कदर है। हाँ, भले कचरे वाले हैं, उसका मतलब ये नहीं। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शाम के अखबारों में खबरों के साथ राजनीति भी, और गर्मा गर्म राजनीति भी आज हो रही है। कांग्रेस ने मैदान पकड़ लिया है। कुछ मुद्दे ऐसे मिल गए हैं कांग्रेस को कि वो कांग्रेस को जिंदा करने में साथ दे सकते हैं, पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम खबरों की बात करते हैं। खबरें आज कुछ अच्छी भी हैं और कुछ खबरें आपके जानने योग्य भी है। मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ। कल हमने जिन खबरों का जिक्र किया था, हम आपको इसलिए पहले से ये जानकारियां दे देते हैं कि हम आपको शाम तक अपग्रेड रखते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप सवेरे का अखबार पढ़ रहे होंगे तो आज आपने देखा होगा जो जानकारियां हमने दी थी जितनी भी, वो सारी की सारी सवेरे के अखबारों में आपको लगभग देखने को मिली, खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें और जो जान पहचान की। पर हम आज शुरू करते हैं खबरें। सबसे पहले अग्निबाण शुरू करें शेखर जी। तो आज सबसे पहले हम अग्निबाण से खबरें शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण की खबरों में आज जो है सब खबरें, कुछ खबरें तो सामान्य है, वैसे ही पढ़ देता हूं मैं। कल रजिस्ट्री का स्लॉट पूरे नहीं हो पाए, बुक थे, लोग परेशान होते रहे, संपादक सर्वर डाउन हो गया था, वो एक प्रक्रिया है उसके कारण। दूसरा ये है कि सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना हुआ था नेहरू पार्क, इसको लेकर कई बार खबरें छपी है, सभी अखबारों लगभग छापी है। आज फिर अग्निबाण ने इसमें आगे की डेवलपमेंट छापा है कि वहाँ हरियाली के लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इतना सीमेंटीकरण हो चुका है कि वहाँ हरियाली की जगह कहाँ है, पहले तो ये देखना पड़ेगी। मुझे भी नहीं मालूम है, बहुत समय से गया नहीं हूँ, पर मुझे ये मालूम है कि एक अच्छा खासा उद्यान जो है नगर निगम ने स्मार्ट सिटी का कार्यालय बनाने सहित वहाँ पे इतने निर्माण कर दिए कि आम लोगों के लिए एक अच्छा खासा शहर के बीच में उद्यान था जो वर्षों से काम आ रहा था लोगों को घूमने के लिए और बैठने के लिए, वो खत्म हो गया है। क्या है शेखर जी पूरा मामला ये? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा है कि शहर का नेहरू पार्क की अगर बात होती थी शहर में, तो सिर्फ हरियाली और पेड़ पौधों से लदा हुआ अगर कोई जगह दिखती थी वो नेहरू पार्क ही नजर आती थी। मुझे लगता है इस शहर में मेरी उम्र के भी जितने लोग हैं वे सारे लोग बचपन में वहाँ नेहरू पार्क घूमने जा चुके हैं। नेहरू पार्क को धीरे धीरे इस तरीके से वीरान छोड़ दिया गया, वीरान नेहरू पार्क को छोड़ दिया गया, पर वहाँ स्मार्ट अफसर जरूर बैठे। तो स्मार्ट सिटी का दफ्तर वहाँ बनाया गया था, वहाँ पर जो कंक्रीट का जंगल बना दिया गया उसके दिन थोड़े सी फिरने की बात कही जा रही है। जो स्विमिंग पूल था बरसों पुराना जर्जर हो चुका था, वह नया हो रहा है, और वहाँ पे जो कंक्रीट है उसको उठाकर 75 ट्रक मलबा तो वहां से हटाया जा चुका है। अब मलबे को हटाने के लिए एक नया प्रयोग उद्यान विभाग प्रभारी राजेंद्र राठौर ये कर रहे हैं कि वहीं एक बड़ा गड्ढा करवा रहे हैं, उसी में मलबा डलवा रहे हैं, और गड्ढा करने के एवज में जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी का उपयोग जो है वहां की हरियाली को बढ़ाने के लिए फैलावने में कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि 75 ट्रक मलबा या वहाँ ढेर कैसे हो गया? ये ढेर वो कंक्रीट का जंगल बनाया गया है। अच्छा, बनाया गया, मान ही रहे ना कंक्रीट का, जो कंक्रीट का था। और सबसे अच्छी बात भाई साहब, वहां पर एक बढ़िया सा मार्केट बनाया गया था 8 दुकानों का, जो दुकानें उसके अंदर मलबा भर दिया गया, अटाला भर दिया गया, वो दुकानें आज तक शुरू नहीं हो पाई है। क्या सोच के मार्केट बनाया था? वजह बिल्कुल सही बात है, मार्केट और दुकानों की जरूरत थी, पर जब आप हरियाली खत्म कर दोगे जहां कोई आएगा नहीं तो वो दुकानें किस काम की? तो वही हालात है। अब दिन फिरने की बात राजेंद्र राठौर कर रहे हैं, देखते हैं वे कहां तक पहुंचते हैं। हाँ नहीं, उसके लिए कैलाश वर्गीय ने बहुत प्रयास किया, उनके महापौर कार्य में उन्होंने कोशिश भी की थी। वहां पे 1000 फीट तक पानी नहीं था नीचे, तो उन्होंने कहा था इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था लगाना पड़ेगी। बोले मेरी भी इच्छा है ये उद्यान जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि शहर के बीच में है और आने और तमाम लोगों के लिए इससे अच्छा और आसानी से कोई दूसरा साधन नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कुछ होना चाहिए। कल से होलास्टक लग गया है, आज अंतिम विवाह मुहूर्त है, जहां पे भी आए हो आप जा सकते हैं और टेपा सम्मेलन को सम्मानित होंगे। इसके अलावा बेसमेंट में फिर तोड़फोड़ हुई है। हाँ, ये खबर क्या है, 199 करोड़ के भूखंडों की रजिस्ट्रियां मात्र 55 करोड़ में करवा डाली। इसमें एक और बात है कि आप थोड़े दिन बाद मार्च एंड में पढ़ने लग जाएंगे कि बहुत सारी रजिस्ट्रियां रजिस्ट्रार ऑफिस में पड़ी है
जिसमें लोगों ने कम पैसे भर के अपनी रजिस्ट्री अटका के फंसा रखी है। वो भी जानते हैं कि साल 2 साल पड़े रहेंगे तो अभी अपना कोई काम तो है नहीं, जब कोई ग्राहक आएगा तब हम इसके बाकी पैसे भर के काम करा लेंगे। क्या है खेल ये खेल भी अपनी जगह है, और आप जो बता रहे हैं ये खेल तो है ही है। दूसरा खेल ये है कि सरकार को चूना कैसा लगाया जाता है, रजिस्ट्रार दफ्तर की जादूगरी ही बता पाते हैं। जो रजिस्ट्रियां कम में कर दी गई है, जादूगरी से कर दी गई है। जो एक्चुअल कीमत पर जमीन का जिस चीज का उपयोग होना है, जिस चीज का उस हिसाब से रजिस्ट्री करनी थी, उसमें गोलमाल कर कर उसके अंदर सरकार को चूना लगाकर इस तरह बड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है। इसकी जांच अगर की जाए तो पता चलेगा। ऐसा हालांकि हर साल होता है, और जांच कितनों की होती है ये हम हर साल देखते हैं। हाँ, इनके कोई परिणाम सामने नहीं आते हैं, ये एक और बात है। एक खबर और है, ये इंदौर की वक्फ समितियों की बड़ी हेराफेरी पाई गई, और वक्फ के जो अध्यक्ष हैं, पुराने अध्यक्ष जो हटाए गए हैं, सालों तक वो वंचितों का किराया वसूल करके जो है अपनी जेब में रख रहे थे। मुझे लगता है जकात फितरा के पैसे भी यही खा गए होंगे, क्योंकि इनकी बार आदत पड़ जाती है एक बार पैसे खाने के बाद में कभी सुधरता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन ऐसे पैसों से इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इस प्रकार के पैसों का उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं करना चाहिए। तो अब हम दोपहर की खबरों शुरू करते हैं। दोपहर की खबरों में पहले पेशी खबरों का जिक्र जरूर करूंगा मैं, बड़ी खबरें हैं ये, और आपको भी इन खबरों को जानना चाहिए। कल भी हमने आपको बताया था कि देश पूरे विश्व की 1% GDP गिरेगी, उसमें भारत भी शामिल है। आज सब अखबारों में वही छपा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं आज H1B1 वीज़ा की लेकर। ये वो वीज़ा है जिसको लेकर कई भारतीय जो इंजीनियर्स हैं और तमाम लोग हैं जो अमेरिका जाकर अपना काम करते हैं वहाँ पे, और दूसरी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक सख्त नियम लागू कर दिया है कि नहीं, इन मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे तमाम लोग, 1 लाख के लगभग लोग ऐसे होंगे जिनको वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका में जो लोग रह लेते थे या जो लोग वहाँ स्थानीय स्तर पर शादियां कर लेते थे, मतलब जो हिंदुस्तान के लोग मिल जाते थे शादी कर लेते थे, उनके जो बच्चे अभी तक होते थे उनको वहाँ अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। अब ट्रंप ने नया कानून लागू कर दिया कि नहीं, इनको किसी को भी अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी, इन सारे लोगों को वापस भेजा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मामला होगा, और 1 लाख भारतीय ऐसे होंगे जिनका सामान वहां से हटने का और तैयारी शुरू हो गई है। वैसे उनको मैं ये पूछना चाहूंगा, इसके अंदर खबर अच्छी है, क्या इनको बेड़िया डाल के तो नहीं भेजा जाएगा हिंदुस्तान? ये तो क्या है, क्योंकि ये तो वैध प्रक्रिया से गए हैं, तो सम्मान के साथ लौटेंगे। सम्मान के साथ लौटेंगे। विदाई समारोह होगा इनका, ये अमेरिका रिटर्न इसके लाएंगे। अमेरिका रिटर्न इनका बकायदा ट्रम्प मुझे लगता है विदाई समारोह भी करेगा कि आप खाली हो गए, साल श्रीपाल देखे। इसी के साथ में एक और चीज हो गई है, इंग्लैंड में भी इसी के साथ में भारतीयों का काम चालू हो गया, और वहां पे भी ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। सबसे ज्यादा पंजाबी हैं इंग्लैंड में, उनको भी निकाला जा रहा है। कल 800 साढ़े 800 लोगों की ट्रिप बनाई गई जिनको वहां से भेजा जाएगा। एक और खबर है इसी पेज पर जो मैं आपको बताता हूँ कि देश में भले ही गरीबों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही हो, 15,000 रुपये कमाने वाले आज की तारीख में 13 से 12,000 या 11,000 रुपये आ गए हैं। जो 11,000 कमाते थे वो 8,000 रुपये पे आ गए। ऐसे लोगों की संख्या है 100 करोड़। पर दूसरी ओर आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में अरबपतियों के मामले में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अरबपतियों के मामले में भारत चौथे नंबर पे आ गया है। मतलब हमारे यहाँ अरबपति जो है उन पर आप गर्व कर सकते हो कि देश में सबसे ज्यादा अरबपति जो है पूरे विश्व में चौथे नंबर पे हम आ जाएंगे। और जो अरबपति हैं उनकी कुल संपत्ति जो है 950 अरब डॉलर की है। मतलब हर आदमी के खाते में कम से कम जो है 2-2 लाख रुपए आसानी से जमा हो सकते हैं अगर इनकी संपत्ति जब्त हो जाए तो, अगर आप चाहें तो। जो कहा गया था मैं तो बता रहा हूँ। एक और ये है, आज एक कॉलम लिखा है श्री गौरव चतुर्वेदी जी ने, हमारे लिखते हैं वो राजधानी के गलियारे से, और उसमें एक खबर ये है शेखर जी उसमें कि 1 माह से चल रहा है शिवराज जी का शादी का कार्यक्रम। अब बड़े बेटे की बारात जोधपुर पहुंची और बड़े धूमधाम के साथ चल रहा है। उतनी ही विनम्रता के साथ जो है इस आयोजन को किया जा रहा है, और तमाम जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। पूरे सम्मान के साथ शिवराज जी की लोकप्रियता को तो मानना पड़ेगा, पर किसी और के अगर ये आयोजन होता तो अभी तक इस पर उंगलियां उठ चुकी होती। पर शिवराज जी की लोकप्रियता इतनी रही कि लोग इस पर उंगली नहीं उठा रहे बल्कि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भोपाल से चली बस जोधपुर जाने के लिए तो बाकायदा इंदौर होते हुए सब जगह स्वागत करवाते हुए गए, और उन्होंने खूब स्वागत भी कराया, खूब मिले भी लोगों से। क्या मतलब शादी बड़ी हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 महीने की तो बारात भी तो इतनी बड़ी निकलना ही चाहिए कि सीहोर से शुरू होकर जो चली है इंदौर आई है, इंदौर से जोधपुर के लिए निकली है। तो बारात का जैसा जगह जगह स्वागत हुआ है, मतलब हर जिले में स्वागत हुआ है। इस जिले के स्वागत है। शिवराज जी ने ये तो बता दिया है कि शिवराज जी का आज भी लोग इस मध्य प्रदेश में हैं, और उनका आज भी वजन इस मध्य प्रदेश में कितना मजबूत है, ओरा उनका आज भी यथावत बना हुआ है। खरमास लग गया है, 1 माह तक अब नहीं होंगे शुभ कार्य। ये तो है दोपहर की खबरें। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में आज जो है हाईलाइट्स है आज तो प्रभात किरण खबरों में प्रभात किरण है। ये मध्य प्रदेश में इंदौर के छात्र ज़्यादा पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ये अलग बात है। पर हम बात कर लेते हैं जिन खबरों पर लेके। एक तो यहाँ पे खबर ये वाली, हाँ,
दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में जो दूध का जला हुआ नगर निगम था, वो अब छाछ भी फूक फूक के पीने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कार्यक्रम हो रहा है हनी सिंह का। हनी सिंह का कार्यक्रम जो ग्रुप लगा रहा है वो बड़ा वजनदार ग्रुप है। मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है कि ऐसा नहीं हो कि छाछ से भी इस बार हाथ जल जाए महापौर जी का और बेकार की रंगबाजी महंगी पड़ जाए। क्या है शेखर जी पूरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम इस शहर में हुआ, उसको लेकर खूब हल्ला मचा था। सियासत करने वाले लोगों ने भी उसके अंदर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की थी, लेकिन सीएससी बिल्ली खम्बा नोचती वैसे खम्बा नोचते ही रह गए और वो कार्यक्रम हुआ पूरे डंके की चोट पे। दिलजीत दोसांझ यहाँ कार्यक्रम करके गया, इंदौरियों ने जमकर उसके लिए ताली बजाई। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह थी, जो लोग उस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे उनके परिवार वहां खड़े रह के उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे और लुत्फ ले रहे थे। ऐसी बात कर लें, जो हनी सिंह की बात कर लें, हनी सिंह का कार्यक्रम भी उसी जगह पे हो रहा है जहां दिलजीत का हुआ था। नगर निगम चाहता है कि मनोरंजन करके मामले दिलजीत दोसांझ कार्यक्रम करने वालों ने जिस तरीके से नगर निगम को मूर्ख बनाया या छल किया, उन्होंने आज तक पैसा नहीं दिया मनोरंजन करके, हमें पहले ही पैसा दे दो, इसके लिए नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया है। अब बात यह अलग है कि नगर निगम इसमें कितना टैक्स वसूल पाएगा। वजह यह है 2 दिन बाद कार्यक्रम होने वाला है और बड़े कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो आखिरी मौके तक खींचतान चलती रहती है और कार्यक्रम हो जाता है, कभी रुके नहीं कार्यक्रम। तैयारियां चल रही, इसकी बाकायदा तैयारी चल रही है, उस मैदान पर पूरी तैयारियां चल रही है। परसों 8 तारीख को कार्यक्रम भी होगा ये है। अब मनोरंजन कर मिलता है कि नहीं मिलता है ये अलग विषय है। जो भी हो, भले ये तो कर का मामला है, मनोरंजन तो शहर को मिला ही है, तो वो दिलजीत जो है वो अपना मनोरंजन करके चलेगा। अब कर के लिए जो है नगर निगम अपना चक्कर लगाता रहेगा, ये एक सामान्य प्रक्रिया। एक और खबर थी इसमें, हूटर को लेकर बड़ी सख्ती करने का एक आदेश जारी हुआ है पूरे उसमें। पर आपको आश्चर्य होगा कि शहर में 90% भाजपा नेताओं सहित कई बड़े नेताओं की गाड़ियों में हूटर बज रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि पुलिस भी जो है इस बात को समझती है कि भैया के छत्ते में हाथ डालने से कोई फायदा नहीं। जब हूटर बजता रहता है तब भी वो चुप रहते हैं। हूटर का उपयोग बहुत बुरी तरह से गलत तरीके से हो रहा है, पर अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर। सबसे बड़ी बात है, नगर निगम की पीली गाड़ियां हूटर बजाती हुई घूमती है, उन्हें कौन रोकेगा? है मतलब नगर निगम की एक कचरा गाड़ी जो डोर टू डोर आती है तब तो वो हूटर नहीं बजता है, तब तो हल्ला बजता है, हल्ला गाड़ी का गाना हो हल्ला होता है। पर जब गाड़ी का ड्राइवर अकेला उस गाड़ी को कहीं लेके जाता है तब वो शहर से ऐसे निकलता है शान से हूटर बजाते हुए कि उसे रास्ता देना पड़ता है लोगों को। ये बात वो बताता है कि ऐसा नहीं कि उनकी कदर है, हमारी भी कदर है। भले कचरे वाले हैं, उसका मतलब ये नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की एक खबर की बात कर लेता हूँ। एक तो बीआरटीएस तोड़ने को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। इन्होंने भी अच्छा लिखा है, जब याद आएगा तब बीआरटीएस जरूर याद आएगा। मेरा भी मानना है कि इसको लेकर 2 दिन पहले हमने भी खबर की थी कि करीब 80,000 लोग इन बसों से रोज आए जाया करते थे। अब ये तमाम लोग जो हैं ये अपने वाहनों पर निकलेंगे, क्योंकि ये रास्ता आजकल बस पे जो लंबा हो रहा है और लोगों को कचवाहट हो रही है इस पे लंबा रास्ता क्लियर करने में। मोटरसाइकिलें बहुत निकलेगी तेजी से, जो लोग जाया आया करते थे बसों में वापस शुरू हो जाएंगे। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीआरटीएस को हटने के बाद में एक उसका दूसरा पहलू अगर देखा जाए, राहत अपनी जगह है, दूसरा पहलू देखा जाए तो एक बड़ी समस्या उस रोड पर ट्रैफिक की होने वाली है। यहाँ पर जो आईबीएस जो चलती है बीआरटीएस कॉरिडोर में, उसमें रोज को 55,000 से लेकर 60,000 के बीच लोग यात्रा करते हैं इस कोने से उस कोने तक। एक तो ये हो गए, 20,000 लोग वो हैं जो मिक्स लेन में चलते हैं। अब ये आप कॉरिडोर खत्म कर देंगे तो इन सारे लोगों को अपनी जगह पर समय पर पहुंचने के लिए अब ट्रैफिक से जूझने की बजाय, अब जो बसें बीआरटीएस का आई बस जो बड़े शान से चलती थी, खुले मैदान में दौड़ती थी, उन्हें भी अब ट्रैफिक के मिक्स लेन में चलना होगा, तो आगे वे निकल नहीं पाएगी। अब लोगों को जल्दी पहुंचना है, आदत पड़ गई है बस के हिसाब से घर से निकलने की, तो अब वे अपनी 2 पहिया गाड़ी निकालेंगे, दूसरे साधन निकालेंगे जो उस रोड पर ट्रैफिक को सही बात है जाम करेंगे। लगभग 18 चौराहे पड़ते हैं जिन पे आपको हर चौराहे पे हर हाल में कम से कम 2-2 मिनट 2-3 मिनट के लिए अब आपको अलग से रुकना पड़ेगा। ये आपके लिए हो गया। एक खबर वो बात कर रहे थे संक्षेप में, डेमू ट्रेन फिर आई खराबी। यात्री बोले इसे बंद कर मेमू क्यों नहीं चलाते? डेमू मेमू का लफड़ा क्या है? रतलाम और महू के बीच में जो है डेमू ट्रेन चलाई जाती है और उसके आगे मेमू ट्रेन भी चलती है। डेमू और मेमू ट्रेन में फर्क इतना है कि मेमू ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाती है, अपग्रेड मॉडल हैगा, डेमू पुराना मॉडल हैगा। जिस तरीके से हम डीजल से इलेक्ट्रिक लाइन पर आए थे उस तरह से इसको भी ये मेमू का अपग्रेड मॉडल है। मेमू में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अलग से किसी इंजन उसकी जरूरत नहीं है, मशीन इलेक्ट्रिक से चलती है, बड़ी तेजी से रफ्तार से दौड़ती है। अब डेमू पुरानी हो चुकी है, उसके अब गिने चुने जो हैं ही कोच बचे हैं, उन्हें भी अगर हटा दिया जाए यहाँ से तो लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी और समय बचेगा। एक्चुअली समय बचाना सबसे बड़ी बात है। हाँ, जिनको जो लोग बेचारे रोज जाते आते हैं उनके लिए समय की बड़ी कीमत होती है। एक खबर पर हम बीच में चूक गए थे पर बात करने में थी, अच्छी खबर थी वो भी, कि ऑटो रिक्शा वाले चौराहे पे जो हैं वो यातायात संभालेंगे।
और वे बताएंगे कि यातायात नियमों का पालन कैसे करना चाहिए और आपको पीछे खसक के खड़े होना चाहिए। क्या बात है यार, सही में ऐसा बिल्कुल कर सही कह रहे हैं पाएंगे हम बात करने जा रहे हैं वापस बीआरटीएस कॉरिडोर पे जा रहे हैं हम। बीआरटीएस कॉरिडोर से व्हाइट चर्च चौराहा इस शहर का वो चौराहा है जिसका रास्ता इस शहर की ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक के जानकार, उन्होंने तमाम इंजीनियरिंग लगा ली, पर उसके ट्रैफिक से आज़ादी दिलाने का कोई रास्ता कोई आज तक निकाल नहीं पाया हैगा। अब वहां पर एसीपी, अब बीआरटीएस कॉरिडोर हट रहा है, उसके बाद में उसके क्या हाल होने वाला है इसको ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छे से समझ रही है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की एक चौकी भी लगी रहती है, उसके बावजूद यहाँ ट्रैफिक पुलिस से संभलता नहीं है, जिसको जहां मौका मिलता है निकल जाता है। यहाँ पे 5 रास्ते आकर मिलते हैं, जहाँ 5 रास्ते आके मिलेंगे उनको संभालना बहुत वैसे भी मुश्किल होता है। एसीपी हिंदू सिंह मुवेल कल वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे ऑटो स्टैंड हैगा, ऑटो स्टैंड पे देखा कि ऑटो रिक्शा के ड्राइवर काफी समय तक खड़े रहते हैं, दर्जन भर से ज्यादा ऑटो रिक्शा वाला खड़े रहते हैं। उनके दिमाग में सूझी, उन्हें बुला लिया, आइए, है ना, यहाँ खड़े रह के इतना समय खराब करते हैं तो 1 घंटा आप ट्रैफिक को संभालिए। तो एक लेन पे खड़े, इनको पहले ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया गया। पहले तो इनको पढ़ाना जरूरी है क्योंकि शहर का ट्रैफिक का कबाड़ा करने में ऑटो रिक्शा बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हें समझाया गया, इन्होंने संकल्प ले लिया कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, दूसरों को भी सीख देंगे। बिल्कुल सही है, दूसरों को ज्ञान तभी देना चाहिए जब खुद उस पर अपन अमल करते हो। मुझे एक और चीज लगती है शेखर जी इसमें कि ई रिक्शा वाले भी जो इधर घुसघुसा के आते हैं, इनको पकड़ के खड़ा कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरीके से ऑटो वालों को पकड़ के वहां पर तैनाती की गई है, उन्होंने संकल्प लिया है कि अब हम चौराहे का ट्रैफिक हम संभाल लेंगे, जब भी हम यहाँ के ऑटो खड़ा करेंगे, सवारी नहीं मिलती जब तक पुलिस के साथ हम भी सड़क पर खड़े हो जाएंगे। अच्छी पहल है, मुझे लगता है हर जगह होना चाहिए, हर व्यक्ति को ट्रैफिक को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। मैं तो बल्कि दूसरी चीज चाहता हूँ कि अगर आप किसी चौराहे से निकल रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है आपका थोड़ा बहुत भी समय और अगर यातायात का दबाव बन रहा है, तो आपको भी अपनी गाड़ी किनारे करके एक बार जरूर मैदान में उतरना चाहिए। इससे कम से कम इस शहर की पहचान बनती है कि यहाँ लोग खुद अपना जो है यातायात को संभालते हैं। ये तो मेरा ये मानना है कि ये होना भी चाहिए। शहर आपका है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। सुकलिया का एक चौराहा है जिसपे सामने के दुकानदारों में सब कम से कम 15 दुकानदार लट लेके बैठे रहते हैं। जैसे ही वहाँ यातायात का दबाव बनता 5 मिनट सब बाहर निकल के आ जाते हैं, लड़के बच्चे और सब निकाल के यातायात को क्लियर करते हैं। मारुति नगर चौराहा है, मारुति नगर चौराहे पे एक अच्छा प्रयास करते हैं वो लोग, सैल्यूट है उनको, हमारा भी। इंदौर में 5 रास्ते वाले 2 ही जगह, एक महू नाका है और एक आपका व्हाइट चर्च है। ये 2 ही है जहाँ 5 रास्ते हैं, और महू में एक और है जहाँ 7 रास्ते हैं। तो आप सोचिए कि 5 का निपटारा। और बहुत बड़ी बात भाई साहब इसमें ये है कि दोनों चौराहों, महू नाका पर वीर प्रताप जी खड़े हैं, महाराणा प्रताप बैठे हैं वहां पर, और यहाँ वीर शिवाजी खड़े हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, मानना पड़ेगी। इस समय तो दोनों एक दूसरे भारी पड़ रहे हैं भैया, क्या कर सकते हैं। चलो ये तो अलग बात है। अब बहुत संक्षेप में हम एक बात कर लेते हैं। प्रहलाद पटेल जी का एक बयान था कि जो है भिखारियों जैसे चले आते हैं यहाँ वो मदद मांगने के लिए लोग, और अपनी अपनी चिट्ठी थमा देते हैं। कुल मिला के मुझे भी ऐसा लगता है कि उनका अपना विचार हो सकता है ये, पर ये विचार है दुखद। मतलब इस प्रकार से आप अपने यहाँ मदद मांगने आने वालों को भिखारियों की श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते। कांग्रेस ने मुद्दा तो पकड़ा है, पर जरा थोड़ी देर हो गई इस मुद्दे को पकड़ने में। इस मुद्दे का अभी भी उतनी तेजी से जो है इसका निपटारा नहीं हो रहा है। और भिखारियों की श्रेणी में तो सब आ जाएंगे। अगर उस हिसाब से बात करोगे तो लाडली बहनाओं तक जो है पैसे ले रही हैं, ये सब भिखारियों में आ जाएंगे। ठीक नहीं है इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना सार्वजनिक जीवन में। और कांग्रेस ने मोर्चा पकड़ लिया है। मुझे लगता है कांग्रेस अब कितनी सफल होगी तो समय बताया। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये प्रहलाद पटेल जी के खुद के विचार हो सकते हैं, भाजपा की विचारधारा तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी के बलबूते पर मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में देश भर में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर लाडली बहना, महाराष्ट्र में भी लाडली बहना को सबको जो है मदद कर रही है। मदद का मतलब ये नहीं होता है किसी को तकलीफ है तो व्यक्ति किसके पास जाएगा वोट मांगने। आप जो होते हैं राजनेता तो घर घर जाते हैं, जब पब्लिक अपनी शिकायत लेकर, अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएगी? आप ही तो मदद मांगने जाते हो ना, वोट मांगने जाते हो। तो मदद और भीख में बड़ा फर्क है। हाँ, आप इसलिए मदद मांगने जाते हो कि मैंने कुछ किया है, आप तब मदद मांग रहे हो। जो वो इसलिए करता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, इसलिए मैं आपसे मदद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई साहब मेरा इसके अंदर ये कहना है कि प्रहलाद पटेल जी ने जो किया कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि प्रहलाद पटेल के साथ में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हावी होने का। पर चूंकि कांग्रेस इतने साल से विपक्ष में है, फिर भी वो विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निभा नहीं पा रही है, अभी सीख ही नहीं पा रही है। विपक्ष का रोल जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से निभाती है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जब रहती है, इतनी देर अगर भाजपा विपक्ष में होती तो हल्ला जो मचा होता, पूरा मध्य प्रदेश हिला के रख दिया होता इन लोगों ने। अब इनको अब नींद सूझी है। जीतू पटवारी जी को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से समझ में आती है। अब आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में इसमें एक और बात हो सकती है शेखर जी, अपने कहते हैं कि राहु विजलपुर का सफर रहेगा और ऐसा नहीं है। जब भी कांग्रेस जागी तब जाग गई है, कांग्रेस को जागना भी चाहिए। ये मुद्दा भी ऐसा है कि इस पर विचार भी होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले पर प्रहलाद पटेल को माफी मांगनी चाहिए। इस भाषा का इस्तेमाल आप सार्वजनिक जीवन में नहीं कर सकते। आपके विचार हो सकते हैं पर भाजपा के लिए ये बेहतर नहीं है। मुझे लगता है
कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, हम उसका भी इंतजार करेंगे। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें जिस पर हमने बात की। विश्वास है हमारा आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। हम आपसे फिर एक बार आग्रह करेंगे, इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।